नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं कृतिका और देश का सबसे भरोसेमंद चैनल डीडी न्यूज पर लेकर हाजिर हूं आपका अपना पसंदीदा शो खबरों का सरपंच न्यूज पंच। और इस कार्यक्रम के जरिए हम आप तक हर रोज पहुंचाते हैं वो तमाम खबरें जिन पर रहती है हम सभी की नजर। लेकिन न्यूज पंच में सिर्फ खबर नहीं बल्कि होगी उस खबर की पूरी पड़ताल। ग्राफिक्स के जरिए आपको बताएंगे खबर का हर एक बिंदु, साथ ही ग्राउंड जीरो पर मौजूद हमारी टीम से जानेंगे एक अपडेट। होगी हर खबर पर हमारी पैनी नजर। और आज न्यूज पंच के जरिए जिन अहम खबरों पर होगी हमारी नजर, सबसे पहले करते हैं उन तमाम खबरों का रुख। और इन तमाम खबरों में सबसे पहली खबर है आत्महत्या से जुड़ी हुई। जी हां, बेंगलुरु का ये मामला सामने आया और इस मामले में अब जिम्मेदार कौन है, इस पर सवाल बने हुए हैं। हर तरफ से प्रतिक्रिया सामने आ रही है और क्या क्या प्रतिक्रियाएं हैं वो आप तक विस्तार से बताएंगे और साथ ही जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर जिम्मेदार कौन है। साथ ही दूसरी प्रमुख खबर होगी सपा और कांग्रेस से जुड़ी हुई कि आखिर दोनों पार्टियों में क्यों दूरी बनती हुई नजर आ रही है, क्या इसके पीछे वजह है। इस खबर पर भी विस्तार से बात करेंगे अपने संवाददाता के साथ, जानेंगे हर एक पहलू। इसके साथ ही तीसरी खबर होगी देश की राजधानी दिल्ली से जुड़ी हुई। जी हाँ, जहां पर खदेड़े जाएंगे बांग्लादेशी घुसपैठिए, क्योंकि ये आदेश अब दे दिया गया है। लेकिन ये आदेश किसने दिया है, किन आधारों पर दिया है, इसको लेकर आपको बताएंगे। और इसी के साथ न्यूज पंच की कर लेते हैं शुरुआत, जिसमें सबसे पहली और प्रमुख खबर है बेंगलुरु से जुड़ी हुई। जी हां, अगर हम देखें तो बीते दिनों बेंगलुरु में हुई एक घटना इस वक्त देश भर में चर्चा का विषय बनी हुई है। वो घटना आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन उससे पहले एक वीडियो आपको दिखाते हैं। तो ये घटना जो है वो इस वक्त चर्चा का विषय बनी हुई है। और सोमवार को अगर हम बात करें तो सोमवार को एक आईटी इंजीनियर ने सुसाइड कर लिया इस घटना से, जिससे कि देश भर में चर्चा बनी हुई है। सोमवार को आईटी पेशेवर अतुल सुभाष ने अपनी अलग रह रही पत्नी द्वारा कथित उत्पीड़न का एक हवाला देते हुए आत्महत्या कर ली। अतुल सुभाष ने 24 पन्नों का एक सुसाइड नोट छोड़ा है, जिसमें अपनी पत्नी के साथ साथ ससुराल वालों के खिलाफ कई गंभीर आरोप लगाए। जिसके बाद हर कोई इस सवाल का जवाब जानना चाहता है कि आखिर इस आत्महत्या का जिम्मेदार कौन है। लेकिन साथ ही अगर हम देखें तो ये एक ऐसा मामला है जिसने देश को हिलाकर रख दिया। साथ ही दहेज के कानून के दुरुपयोग के मामले पर भी अब बहस छिड़ चुकी है। हर कोई अपनी अपनी प्रतिक्रिया इस मामले पर दे रहा है और इस पर अब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है संज्ञान लेते हुए। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का क्या कुछ कहना है इस केस पर वो आपको बताएंगे, पर उससे पहले आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं कि आखिर एआई इंजीनियर केस में अब तक क्या कुछ कार्रवाई की गई है। तो बेंगलुरु पुलिस की तरफ से कड़ा एक्शन हमें देखने को मिला, जहां आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला इस वक्त दर्ज किया गया है। सुभाष की पत्नी निकिता सिंघानिया सहित 4 लोगों पर यह केस दर्ज किया गया है। तो अभी तक क्या कुछ इसमें अपडेट है वो आप तक पहुंचा रहे हैं। साथ ही अब तक हालांकि इस पूरे मामले में किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हुई। इस मामले को सामने आए हुए 2 दिन बीत चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। जांच के लिए एक टीम का गठन भी कर दिया गया है, जो इस पूरे मामले की पूरी तहकीकात करेगी, जांच करेगी। इसके साथ ही पुलिस की एक टीम जौनपुर भी जाएगी, जहां पर उनकी पत्नी और अपने परिवार के साथ वहां पर रहती थी। जौनपुर भी जाया जाएगा, एक टीम वहां पर जाएगी। दहेज कानून के गलत इस्तेमाल पर कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने अब संज्ञान ले लिया है और चिंता जाहिर की है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि दहेज उत्पीड़न के मामलों में अदालत ना करे कानून का दुरुपयोग। तो जिस तरीके से कानून का दुरुपयोग करने का ये मामला सामने है, इस पर अब संज्ञान लिया जा रहा है। इसके साथ ही हाईकोर्ट भी सख्त है। कहा गया कि निर्दोष परिवारों को अनावश्यक परेशानी ना दी जाए। हाईकोर्ट ने अतुल के सभी मामलों का पूरा रिकॉर्ड अपनी तरफ से मांगा है, तो पूरा संज्ञान जो है हाईकोर्ट ने भी ले लिया है। तो आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला फिलहाल बेंगलुरु पुलिस की तरफ से दर्ज कर लिया गया। इसके साथ ही बीते कल रात के कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं। दरअसल जौनपुर की ये तस्वीरें हैं, जहां पर पत्नी और उसके माँ बाप दोनों वहां से फरार होते हुए नजर आए हैं। ये स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं अंधेरे की, क्योंकि ये तस्वीर है इसलिए साफ दिख पाना बेहद मुश्किल है। लेकिन ये तस्वीर जौनपुर के सामने है, जहां पर कहीं ना कहीं जो परिवार है पूरा वो कल फरार होता हुआ नजर आए। किसी को कुछ नहीं पता कि वो लोग कहाँ गए हैं, लेकिन फिलहाल ये वीडियो जो है वो इस वक्त चर्चा में बना हुआ है। और ये तस्वीर आप देख रहे हैं, जो पत्नी है उसकी मदर है और जो कि वहां से रात के अंधेरे में फरार होती हुई नजर आ रही है।
अब इस वीडियो को सामने आने के बाद में लगातार कई तरीके के सवाल भी उठ रहे हैं। अतुल की जो सास है और साले के फरार होते हुए देखा जा सकता है इन तस्वीरों के जरिए। हालांकि कल देर रात की ये तस्वीरें हैं जिसकी वजह से काफी ज्यादा अंधेरा था और तस्वीरें साफ नहीं आई हैं, लेकिन इस वक्त ये वीडियो हर किसी के पास है और हर कोई यही सवाल कर रहा है कि आखिर ये पूरा परिवार गया तो गया कहाँ, कहाँ ये परिवार फरार हो गया। कुछ और तस्वीरें इस वक्त आपको दिखाते हैं। तो ये 3 तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर में आप देख रहे हैं कि जिसमें अतुल सुभाष के खुद की और वो अपना एक वीडियो जब रिकॉर्ड करते हैं तो उस दौरान की वो तस्वीर है। दूसरी तस्वीर में आप देख रहे हैं कि किस तरीके से माँ और पिता दोनों परेशान हैं अपने बेटे के इस बात को लेकर कि अब उनका बेटा इस दुनिया में नहीं रहा है। और तीसरी तस्वीर में हम आपको दिखा रहे हैं कि जस्टिस इज ड्यू, माई सुसाइड नोट, जो सुसाइड नोट अतुल सुभाष की तरफ से उनके रूम में रखा गया था, वो सुसाइड नोट की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। उसमें सुसाइड नोट में हालांकि कई सारी बातों का जिक्र उन्होंने किया गया, खासतौर पर अपनी पत्नी का जिक्र और उससे जुड़े एक अदालत के मामले का जिक्र उन्होंने अपने सुसाइड नोट में किया है। तो फिलहाल ये 3 तस्वीरें हैं और इन 3 तस्वीरों को देखने के बाद में सिर्फ हम ही नहीं बल्कि पूरा देश इस वक्त स्तब्ध है। हर किसी तरफ से अलग अलग प्रतिक्रिया आ रही है और इसी प्रतिक्रिया के बीच अभिनेत्री और लोकसभा सांसद कंगना रनौत इस मामले को लेकर क्या कुछ कहती हैं वो आपको सुनाते हैं। उनका जो वीडियो है वो दिल दहला देने वाला है। तो डेफिनेटली शादी जो एक हमारे भारतीय परंपराओं से जब तक सीमित है, जब तक उससे बंधी हुई है भारतीय परंपराओं से, तब तक ठीक है। और एक धंधा लोग बना लेंगे उसको, करोड़ों रुपए की एक्सटॉर्शन उससे की जा रही थी जो कि उसकी कैपेसिटी से भी बहुत बाहर थी। तो इसमें तो कोई कहने वाली ही बात नहीं है कि ये सब चीजें निंदनीय हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अब ये वीडियो सामने आया, सुसाइड का ये पूरा मामला बेंगलुरु से सामने आया, जिसके बाद में इस वक्त हर तरफ इस मामले को लेकर चर्चा है कि क्या वाकई जो दहेज कानून जो कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए बनाया गया, क्या वाकई इस कानून का दुरुपयोग किया जा रहा है। इस पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ में हमारी सहयोगी शुभ्रा इस वक्त जुड़ रही है बेंगलुरु से। सबसे पहले उन्हीं का रुख करते हैं। शुभ्रा, जब से ये मामला सामने आया हर तरफ से अलग अलग प्रतिक्रिया सामने आ रही है। ट्विटर पर भी ये पूरा विवाद जो है और ये पूरा जो केस है वो इस वक्त ट्रेंड कर रहा है। ऐसे में आपसे जानना चाहेंगे फिलहाल वहां पर क्या कुछ ताज़ा अपडेट है, क्योंकि आपने परिवार से भी बात की होगी, जो पीड़ित परिवार है, सुभाष की जो फैमिली है उससे भी आपकी बात हुई होगी। हम देख सकते हैं दहेज को लेकर देश में कई महिलाओं को समस्या हो रही थी। इस समस्या को लेकर इन्होंने महिलाओं की सुरक्षा के लिए दहेज का कानून भी बनाया था, लेकिन ये समस्या ना सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं है बल्कि अभी हम देख सकते हैं कि पुरुषों के लिए भी ये समस्या बढ़ गई है। हम अभी देखें तो 34 इयर्स के यूपी के रहने वाले उत्तर प्रदेश के अतुल सुभाष ने सुसाइड अटेम्प्ट किया है। इन्होंने सुसाइड के पहले 24 पेजेस का डेथ नोट भी लिखा था और 19 मिनट्स का जो वीडियो इन्होंने बताया था, ये सारे के सारे 19 मिनट्स का वीडियो में इन्होंने अपने समस्याओं को समाज के सामने लाने का कोशिश की है। लेकिन इस समस्या को लेकर हम देख सकते हैं ना केवल महिलाओं के लिए समस्या है, दहेज एक पुरुषों के लिए भी समस्या है। आजकल लड़कियों को लगता है पापा की परी लगते हैं, जिन्होंने अपने घर में ज़्यादातर स्वतंत्रता देकर लड़कियों को क्या गलत है क्या सही है और उनके हस्बैंड के साथ कैसा रहना है, छोटे मोटे समस्याओं को बाहर करने के लिए उनको पेरेंट्स का सपोर्ट मिलता है। लेकिन इस मामला में हम देख सकते हैं अतुल सुभाष को इन्होंने अपने पत्नी अंकिता सिंघानिया ने इन्होंने 9 क्रिमिनल केसेस नो अतुल के ऊपर डाला था। इस सारे के सारे 9 केसेस में हम देखते हैं क्रिमिनल केसेस थे, इनके सारे परिवार इनके साथ। लेकिन शुभ्रा, जिस तरीके से अपने परिवार को शुभा, लेकिन जब ये मामला सामने आया तो हर तरफ से अलग अलग प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं और इसी बीच हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले में संज्ञान ले लिया है। साथ ही कुछ लोगों का ये भी कहना है कि जिस तरीके से महिलाओं के लिए कानून बना है, ऐसे पुरुषों के लिए भी एक कानून बनना चाहिए।
कानून की तरफ से देखें तो इन्होंने न्यायालय में भी इनका न्याय नहीं मिला था, बल्कि जज ने भी जजमेंट में भी इनको भ्रष्टाचार का आरोप इस डेथ नोट में हम देख सकते हैं। 24 पेजेस के डेथ नोट में जिन्होंने कोर्ट तक जाए थे, इन्होंने बेंगलोर कंपनी में काम कर रहे थे, लेकिन इनको कोर्ट के लिए अलग प्रदेश को जाना पड़ता था। ये सारे के प्रश्न को लेकर इन्होंने 90 मिनट्स वीडियो में एक्सप्लेन भी किया है, जिसके चलते सारे सामाजिक जालतान में हम देख सकते हैं अभी अतुल के साथ सारे के सारे देशवासियां हैं और इन्होंने न्याय का मांग भी कर रहे हैं। लेकिन हम देखें तो इन्होंने 3 करोड़ का जो भ्रष्टाचार का आरोप 3 करोड़ का मांगने का कोशिश की है, सारे लेकर महिला संगठन के साथ साथ देशवासियों ने भी सुभाष अतुल के जिन्होंने न्याय के लिए प्रतिभटन कर रहे हैं। जी चलिए, फिलहाल शुक्रिया शुभा तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए। तो कुल मिलाकर इस वक्त कहीं ना कहीं लगातार न्याय की मांग की जा रही है परिवार के लिए, क्योंकि सुभाष तो अभी इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उन्होंने किन किन चीज़ों को झेला है उसको लेकर, और साथ ही जब ये पूरा मामला सभी के सामने आया उस पर तमाम सवाल भी उठ रहे हैं। साथ ही पुरुषों के लिए भी कानून हो, ऐसी भी मांग अब नजर आ रही है। फिलहाल शुभ्रा शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो ये थी आज की प्रमुख खबर, और प्रमुख खबर के साथ ही अब खबरों में आगे बढ़ लेते हैं और अगली खबर है महाराष्ट्र से जुड़ी। दरअसल आपको बता दें कि सपा और कांग्रेस से जुड़ी अगली खबर है, जहां महाराष्ट्र चुनाव के बाद इंडी गठबंधन में उथल पुथल लगातार मची हुई है। कई दल कांग्रेस के नेतृत्व पर सवाल उठा रहे हैं, तो वहीं ममता बनर्जी ने गठबंधन की कमान संभालने की इच्छा जता दी है और कई दल ममता बनर्जी को समर्थन देते हुए भी नजर आ रहे हैं। पर इन सब के बीच कांग्रेस का जो कद है वो लगातार घटता जा रहा है। ऐसे में राजनीतिक दल कांग्रेस से दूरी बनाते नजर आ रहे हैं, फिर चाहे समाजवादी पार्टी हो, तृणमूल कांग्रेस हो या फिर आम आदमी पार्टी। इन सब के बीच सबकी नजर 2027 में होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों पर भी है। पर लग रहा है कि इस बार यूपी विधानसभा चुनावों से पहले समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के रास्ते कहीं ना कहीं जुदा हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। क्या टूट जाएगी उत्तर प्रदेश के 2 लड़कों की ये जोड़ी? क्योंकि महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी से अलग होने के बाद समाजवादी पार्टी ने उत्तराखंड निकाय चुनाव लड़ने का ऐलान किया और सपा का ये फैसला कई मायनों में अहम माना जा रहा है। तो क्या अब कांग्रेस इस बार यूपी में अकेले ही चुनाव लड़ती नजर आएगी? हालांकि इसको लेकर सस्पेंस अभी भी बना हुआ है। तो वहीं समाजवादी पार्टी के सांसद डिंपल यादव ने बीते कल एक बयान दिया था और इस बयान के उनके कई मायने निकाले जा रहे हैं। अब सपा और कांग्रेस के बिगड़ते रिश्तों पर करेंगे अपने संवाददाता से चर्चा, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं कि डिंपल यादव ने कांग्रेस पर क्या बयान दिया, वो आपको सुनाते हैं। ना हम सेरोस के मुद्दे के साथ है, ना हम अडानी जी के मुद्दे के साथ है। तो मैं समझती हूँ सदन को चलना चाहिए, क्योंकि जो पूरा जो लोकसभा सत्र जो है विंटर सेशन है, तो मैं समझती हूँ कि हमें पूरी उम्मीद है कि दोनों पक्ष के लोग इसको चलाने में पूरी निष्ठता दिखाएंगे। तो देखिए, नेतृत्व की ये लड़ाई शुरू हुई थी और अब धीरे धीरे मुद्दों पर भी अलग अलग चीजें कहीं ना कहीं नजर आ रही हैं राजनीतिक दलों की तरफ से। इसके साथ ही कांग्रेस की अगुवाई पर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। जो नेतृत्व कांग्रेस की तरफ से किया गया गठबंधन का, इंडी गठबंधन का, गठबंधन की कमान संभालने की दावेदारी ममता बनर्जी टीएमसी से हैं और वो पहले ही अपनी दावेदारी ठोक चुके हैं। इसके साथ ही लालू यादव, शरद पवार और उद्धव के समर्थन से भी ममता बनर्जी कहीं ना कहीं गदगद होती हुई नजर आई। उन्हें इस बात की खुशी मिली है, लेकिन साथ ही समाजवादी पार्टी ने भी इशारा किया है कि वो ममता बनर्जी का समर्थन कर रहे हैं। ऐसे में सवाल यही है कि ममता का तो समर्थन हो रहा है, लेकिन कांग्रेस से तमाम जो राजनीतिक दल है वो आखिर क्यों दूरी बनाते हुए नजर आ रहे हैं? चुनावों में हार के बाद गठबंधन के नेतृत्व पर दरअसल उंगली उठी थी। जो लगातार चुनावों में हार मिल रही है इंडी गठबंधन को, उसके बाद में ये सवाल उठे थे नेतृत्व को लेकर। ममता ने गठबंधन के कामकाज पर भी कई सारे सवाल इससे पहले उठा चुकी हैं। राहुल गांधी को लेकर कई सारे बयान दिए गए। आपको बता दें कि इंडी गठबंधन में इस वक्त 26 से ज्यादा दल हैं जो इसमें शामिल हैं, लेकिन अब इस गठबंधन में कांग्रेस कहीं ना कहीं अलग थलग पड़ती नजर आ रही है हमें। गठबंधन में सबसे बड़े इसके साथ ही अगर हम देखें तो इंडी गठबंधन जो है वो कहीं ना कहीं बिखरता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि कांग्रेस जम्मू कश्मीर सरकार में शामिल नहीं हुई है। इसके साथ ही अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश उपचुनावों में सपा ने भी बिना कांग्रेस से पूछे ही अपने उम्मीदवार जो है चुनावी मैदान में उतार दिए थे, जिसके बाद में कांग्रेस उपचुनाव में उत्तर प्रदेश से दूरी बनाती नजर आई।
जम्मू कश्मीर में पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो भी लगातार चलता है और ये भी हमने देखा इस दौरान। इसके साथ ही ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में अकेले लोकसभा चुनाव लड़ने का फैसला किया था, यानी कि कहीं पर तो इंडी गठबंधन एक साथ हो जाता है और कहीं पर बिखर जाता है। इसके साथ ही आम आदमी पार्टी ने पंजाब में बिना गठबंधन के ही अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया और दिल्ली में भी ये ऐलान किया गया। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव की अगर हम बात करें तो समाजवादी पार्टी ने बिना कांग्रेस से हाथ मिलाए ये चुनाव लड़ा था। तो ऐसे में कांग्रेस अब कहीं ना कहीं इंडी गठबंधन में एकदम अलग थलग पड़ती हुई नजर आ रही है और लगातार ये ऐलान किया जा रहा है कि हम कांग्रेस के साथ नहीं है, ना नेतृत्व को लेकर के और ना ही उनके मुद्दों को लेकर। इसके साथ ही अब सवाल यह है कि उत्तर प्रदेश में क्या ये दो लड़कों की जो ये जोड़ी है यूपी के लड़के, क्या ये टूट जाएगी? अकेले चुनाव लड़ेगी इस बार कांग्रेस? ये सवाल बन रहा है क्योंकि हरियाणा महाराष्ट्र चुनाव के बाद सपा और कांग्रेस के बीच कहीं ना कहीं ये दूरियां बनती नजर आई हैं और जो कि हम इस तस्वीर में सीधे तौर पर आपको दिखा भी रहे हैं। अखिलेश यादव और राहुल गांधी के बीच किस तरीके से ये दूरियां बन रही हैं। गठबंधन के नेतृत्व के सवाल पर सपा कांग्रेस इस वक्त आमने सामने कहीं ना कहीं नजर आ रही है क्योंकि गठबंधन का नेतृत्व आखिर किसको दिया जाए। संभल हिंसा, सोरोस और अदानी मुद्दे पर भी अलग अलग राय दोनों ही पार्टियों की तरफ से हमें देखने को मिल रही है। संसद में इसको लेकर विवाद हम देख रहे हैं, चाहे लोकसभा हो या फिर राज्यसभा हो। राहुल प्रियंका के संभल जाने के ऐलान पर समाजवादी पार्टी को वो ऐलान बिल्कुल नागवार गुजरा। सपा महासचिव रामगोपाल यादव ने उनके इस दौरे को लेकर कई सारे सवाल खड़े किए थे, तो जिससे कहीं ना कहीं ये जरूर नजर आता है कि सपा और कांग्रेस की जो ये दोस्ती थी उसमें अब कहीं ना कहीं खटास पड़ चुकी है। इसी पर चलिए ताजा अपडेट ले लेते हैं इस वक्त और ताजा अपडेट के लिए कुमार आलोक इस वक्त हमारे साथ जुड़ने, सीधा उन्हीं का रुख करेंगे। कुमार आलोक, क्या कुछ अगर हम कहें कि उत्तर प्रदेश में जो ये दो यूपी के लड़कों की जो जोड़ी बनी थी चुनावों से पहले वो अब टूटती हुई नजर आ रही है, इसके साथ ही इंडी गठबंधन भी बिखर रहा है। देखिए, सबसे बड़ी बात हम आपको बताएं कि ये कहाँ से शुरुआत हुई है। आपने देखा कि महाराष्ट्र में जो अबू आजमी हैं, समाजवादी पार्टी के जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने गठबंधन तोड़ने का ऐलान किया, यानी महाविकास अघाड़ी से वो उन्होंने गठबंधन तोड़ने का ऐलान किया। हालांकि सेंट्रल लीडरशिप जो सपा की है उसने इस पर कुछ प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन बिना सेंट्रल लीडरशिप के पूछे बगैर, इजाज़त लिए बगैर वो इतना बड़ा कदम नहीं उठा सकते हैं। ये हुआ यूँ कि जो एमएलसी हैं, शिवसेना उद्धव ठाकरे के जो एमएलसी हैं, उन्होंने बाबरी मस्जिद के शहीदों को उन्होंने श्रद्धांजलि दी और कहा कि बहुत बड़ा काम उन्होंने किया है। तो इसी मुद्दे को लेकर के अबू आजमी ने महाविकास अघाड़ी से अपने संबंध विच्छेद कर लिए। उसके बाद आप सोचिए कि उद्धव ठाकरे के जो सुपुत्र हैं आदित्य ठाकरे का बयान आया कि समाजवादी पार्टी जो है वो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। तो ये घटना महाराष्ट्र से चलकर अब हम उत्तर प्रदेश की राजनीति में हम आते हैं, तो आप देखिए कि संसद में जिस तरीके से गतिरोध बना हुआ है, तमाम विपक्षी दल जो हैं वो अपना क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस जहां अडानी के मुद्दे पर रोज शोर हंगामा कर रही है, तो समाजवादी पार्टी चाहती है कि संभल का मुद्दा सबसे पहले उठे। ममता बनर्जी चाहती है कि नहीं, महंगाई का मुद्दा हो, चाहे वो मणिपुर का मसला हो या फंड जो केंद्र सरकार को देने चाहिए थे पश्चिम बंगाल को, उसका मुद्दा हो, वो उठाएं। तो ये चल रहा है। दूसरी तरफ बहुत इंटरेस्टिंग चीज ये है कि आप देखें कि 1990 के पहले तक जो मुसलमान थे, उत्तर प्रदेश के मुसलमान जो थे, वो कांग्रेस के परंपरागत वोटर थे, लेकिन बाबरी मस्जिद और राम मंदिर के घटना के बाद मुसलमान वोटर्स हैं उस पर सपा का कब्जा हो गया और उसके बाद कांग्रेस वहां से हारती रही और 90 के बाद उनका अस्तित्व ही खत्म हो गया वहां से। लेकिन इस बार जब 2024 का चुनाव हुआ तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों ने मिलकर चुनाव लड़ा और 6 सीटें समाजवादी कांग्रेस को मिली, जो कि 2019 में उन्हें मात्र 1 सीट रायबरेली की मिली थी। तो उसके बाद से कांग्रेस का उत्साह बढ़ गया और अंदरूनी सूत्रों की हम अगर बात करें, आपको बताएं तो कांग्रेस विधानसभा के चुनाव की तैयारी अकेले कर रही है और 150 सीटों पर उसकी नजर है और ये भनक समाजवादी पार्टी को लग गई है और समाजवादी पार्टी अब किसी न किसी रूप में बहाना लेकर के कांग्रेस से अपना तालमेल खत्म करना चाहती है। रामगोपाल यादव रोज पार्लियामेंट में कांग्रेस के खिलाफ बोल रहे हैं और जो कांग्रेस जो मुद्दे उठाना चाह रही है उसके खिलाफ बोल रहे हैं। तो ये बहुत, और कांग्रेस की तरफ से जो बैटिंग हो रही है, इमरान मसूद जैसे सांसद जो चुने गए हैं मुजफ्फरनगर से, वो लगातार समाजवादी पार्टी पर हमले कर रहे हैं। कुल मिलाकर कई सारे सवाल जो है वो इस बीच खड़े हो रहे हैं। जी
कुमार आलोक, कुल मिलाकर हम देखें तो नेतृत्व जो कांग्रेस की तरफ से किया गया गठबंधन का, उस पर भी सवाल है और साथ ही इस वक्त कोई भी राजनीतिक दल कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव नहीं लड़ना चाहता है, ये भी जरूर इस बीच नजर आ रहा है, फिर चाहे वो टीएमसी हो, आम आदमी पार्टी हो या फिर समाजवादी पार्टी। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया कुमार आलोक, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए। तो न्यूज पंच में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया। ब्रेक के उस पर बात करेंगे देश की राजधानी दिल्ली को लेकर के आखिर क्यों रोहिंग्या के खिलाफ आदेश इस वक्त दिया गया है। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। अब आया असली स्वाद, अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। यार अजय, लुक एट योर डैड। हम इस उम्र में ऐसे रहेंगे क्या? बिल्कुल रहेंगे, अगर पापा जैसी सही प्लानिंग की तो। जैसे कि मेरे पापा ने इन्वेस्ट किया LIC के जीवन अक्षय में, जो दे रहा है इमीडिएट और गारंटेड एन्युटी एट रेगुलर इंटरवल्स, जिंदगी भर के लिए। वाह, पर हमें तो इस एज तक वेट करना पड़ेगा ना? बिल्कुल नहीं, हमने तो अभी इन्वेस्ट किया है LIC के न्यू जीवन शांति में, जो हमें देगा डिफर्ड एन्युटी, मतलब कुछ साल बाद से रेगुलर इनकम। I see। LIC के एन्युटी प्लान्स दे एन्युटी ऑप्शंस और नियमित इनकम पाने में फ्लेक्सिबिलिटी भी। LIC हर पल आपके साथ। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का न्यूज पंच में। आगे बढ़ते हुए बात करते हैं देश की राजधानी दिल्ली की, जहां दिल्ली में विधानसभा चुनावों से पहले ही दिल्ली के उपराज्यपाल VK सक्सेना का एक आदेश इस वक्त चर्चा में बना हुआ है। दरअसल इस आदेश में LG ने बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ विशेष अभियान चलाने के सीधे तौर पर निर्देश दे दिए हैं, जिसके बाद दिल्ली पुलिस अब एक्शन मोड में आ गई है। दरअसल सभी जिलों के पुलिस को अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों की पहचान कर एक्शन लेने के लिए कहा गया है। इसके साथ ही क्राइम ब्रांच की टीम को भी एक्शन लेने को कहा गया और साथ ही 2 महीने का समय भी दिया गया है। इसके अलावा पहचान पत्र बनाने वालों पर भी एक्शन लेने की बात इसमें कही गई। तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली से भारतीय जनता पार्टी के सांसद मनोज तिवारी ने भी सदन में बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा उठाया। फिलहाल अब दिल्ली पुलिस के लिए दिल्ली में रह रहे तमाम बांग्लादेशी घुसपैठियों के दस्तावेजों की पहचान करना अब इस वक्त किसी चुनौती से कम नहीं। इस पर अपने संवाददाता से करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं उपराज्यपाल का आदेश कि आखिर दिल्ली में अवैध बांग्लादेशी जो है उनके लिए क्या कुछ आदेश उपराज्यपाल की तरफ से दिया गया है। ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखाते हैं। चलिए ग्राफिक्स हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने क्या कुछ कहा है वो सुनाते हैं आपको। आप देखिए कितनी खतरनाक मानसिकता है आम आदमी पार्टी की कि क्या दिल्ली के वोटर नहीं है? दिल्ली के वोटर पे आपका विश्वास नहीं है? आपको रोहिंग्या और अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों पे विश्वास है? वो कहीं से वोटर हो सकते हैं क्या? जो लोग इलीगल घुसपैठिए हैं वो वोटर कैसे हो सकते हैं? यही तो मैं बार बार कह रहा हूं कि दिल्ली की जो आम आदमी पार्टी की सरकार इलीगल घुसपैठियों को, रोहिंग्या अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को जिस प्रकार से बसा रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा खतरा है और उस पर बहुत बड़ी कार्रवाई की आवश्यकता है। तो अवैध घुसपैठियों को लेकर मनोज तिवारी ने क्या कुछ कहा वो हमने आपको सुनाया। इसके साथ ही उपराज्यपाल ने क्या कुछ आदेश दिया है वो एक बार ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि क्या दिल्ली खाली होगी, क्योंकि बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश इस वक्त दिल्ली के उपराज्यपाल की तरफ से दे दिए गए हैं। पहचान करने के लिए 2 महीने से ज्यादा ये विशेष अभियान चलाया जाएगा दिल्ली पुलिस की तरफ से। मौजूदा नियम के तहत पूरी कार्रवाई होगी, जो मौजूदा नियम इस वक्त हैं। इसके साथ ही अगर हम देखें तो इस आदेश में और भी कई बातों का जिक्र है। मुस्लिम नेताओं और उलेमाओं ने ज्ञापन सौंपा था उपराज्यपाल को, इससे जुड़ा हुआ अवैध घुसपैठियों को लेकर के ये ज्ञापन सौंपा गया था। और साथ ही इस ज्ञापन में बांग्लादेश में अल्पसंख्यक समुदायों पर जो हमले हो रहे हैं उन हमलों का भी जिक्र इस ज्ञापन में
किया गया। दिल्ली में बसे अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ एक्शन की मांग इस ज्ञापन में की गई है, जो ये ज्ञापन सौंपा गया है दिल्ली के उपराज्यपाल को। सचिवालय ने 2 महीने विशेष अभियान चलाने के लिए कहा है। 2 महीने का ये समय इस वक्त दिया गया है दिल्ली पुलिस को, यानी कि चुनावों से पहले। साप्ताहिक रिपोर्ट नियमित रूप से सचिवालय भेजी जाएगी। तो उपराज्यपाल की तरफ से ये आदेश दिया गया है। और इसी के साथ कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि अब दिल्ली में घुसपैठियों की खैर नहीं, लगातार कड़े कदम उठाए जा रहे हैं। घुसपैठियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। जो ज्ञापन सौंपा गया था उलेमाओं की तरफ से, उसमें ये मांग की गई है अवैध बांग्लादेशी को घर जो है किराए पर ना दिया जाए। ये भी एक मांग का जिक्र इस पत्र में, इस ज्ञापन में किया गया है। इसके साथ ही जो किराए पर जो घर पहले ही दे दिए गए हैं, उन घरों को भी जल्द से जल्द खाली कराने की बात इस ज्ञापन में कही गई है उलेमाओं की तरफ से। साथ ही अवैध बांग्लादेशियों को रोजगार ना दिया जाए, रोजगार ना देने की भी बात इसमें कही गई है। नौकरी जिन अवैध बांग्लादेशियों को, घुसपैठियों को दे दी गई है, उन्हें भी तुरंत नौकरी से हटाया जाए। इसके साथ ही इस ज्ञापन में और भी कई सारी बातों का जिक्र किया गया। इसमें कहा गया कि आसपास रह रहे अवैध बांग्लादेशियों की सूचना पुलिस को दी जाए, यानी कि जो आम जनता है दिल्ली की, वो इसकी जानकारी तुरंत पुलिस को दे। सड़कों पर, फुटपाथों पर, पार्कों से जो अवैध बांग्लादेशी अपनी झुग्गी बनाए हुए बैठे हैं, उनको जल्द से जल्द वहां से हटाया जाए। अवैध आधार कार्ड, वोटर आईडी तुरंत रद्द किए जाएं, क्योंकि अवैध आधार कार्ड भी तुरंत बनाए जा रहे हैं इन जो अवैध बांग्लादेशी हैं, जो घुसपैठिए हैं। मस्जिद या मदरसे की पनाह में रह रहे घुसपैठियों को भी बाहर किया जाए, उन्हें भी ना रखा जाए। और इसके साथ ही घुसपैठियों की पहचान के लिए विशेष अभियान चलाया जाए। तो ये ज्ञापन में तमाम बातें उलेमाओं की तरफ से रखी गई हैं। और इसी के साथ कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि अब दिल्ली में घुसपैठियों की खैर नहीं है। इसी के साथ हमारे संवाददाता शैलेंद्र इस वक्त जुड़ रहे, सीधा उन्हीं का रुख कर लेते हैं। शैलेंद्र, अगर हम देखें तो कई सारे सवाल भी उठ रहे हैं, लेकिन अब जो ये आदेश दिया गया, उस आदेश के बाद में विशेष अभियान इस वक्त दिल्ली के अंदर चलाया जा रहा है घुसपैठियों के खिलाफ। देखिए, इसके आप थोड़ा बैकग्राउंड में जाएं तो इस तरह की खबरें आई कि दिल्ली में कई जगहों पर जो अवैध बांग्लादेशी हैं वो बसे हुए हैं, रोहिंग्या बसे हुए हैं, और उनको एक तरह से जो दिल्ली की सरकार है, आम आदमी पार्टी की सरकार, वो एक संरक्षण दे रही, आरोप बीजेपी की तरफ से, दिल्ली बीजेपी की तरफ से लगातार लगाया गया। और जब हमने देखा कि एलजी का एक आदेश आया कि ऐसे अवैध बांग्लादेशियों की पहचान करके उन्हें दिल्ली से बाहर किया जाएगा, तब उसके बाद काफ़ी सियासत देखने को मिली। बीजेपी बहुत हमलावर हो गई, खासतौर पर दिल्ली सरकार पर, आम आदमी पार्टी की सरकार पर, कि आखिर वो क्यों इस तरह की कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं या फिर पहचान करने का एक अभियान नहीं चला रहे हैं। तो हमने देखा कि एक आरोप प्रत्यारोप का दौर भी आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच देखने को मिला है। इस बीच कल मनोज तिवारी ने यह मामला मीडिया से बातचीत करके उठाया कि ऐसे लोगों की पहचान की जानी चाहिए और उन्हें बाहर किया जाना चाहिए। तो चलिए, फिलहाल शुक्रिया शैलेंद्र तमाम अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए। लेकिन अवैध बांग्लादेशियों की पहचान करना कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती है। बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र। और इसी के साथ फिलहाल न्यूज पंच में मुझे और हमारी टीम को दीजिए अनुमति, लेकिन 2 बजे आपसे फिर होगी मुलाकात कुछ और तमाम अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।